सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन तो हम थोड़ा 2-4 मिनट बाद देखेंगे। 2-4 मिनट अपन थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। मेरे हाथ में ये दोनों बॉलें हैं और ये दोनों बॉल यहाँ पे बीच में अटैच्ड होंगी, ठीक है। ये दोनों बॉल को मैं एटम मान के चल रहा हूं और ये वाला एटम इस वाले एटम से जितनी दूरी मेंटेन कर सकता है उतनी करना चाहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसमें रिपल्शन है, ये आपस में एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि इन दोनों में मैं ऐसा कौन सा एंगल रखूं इन दोनों बॉलों में कि ये मैक्सिमम दूरी मेंटेन कर सके, और मैक्सिमम दूरी अगर ये मेंटेन कर पाएंगे तो इनमें वहां पे मिनिमम रिपल्शन होगा। तो आपने सोचा होगा इनको दूर ले जा रहे हैं अपन, ये हम पास लेके आए, अब इनमें रिपल्शन है, ये जा रहे हैं 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 और ये 180 पे आ गए। अच्छा, पर इसको 180 थोड़ा सा भी ज्यादा में ले जाऊंगा तो ये वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी क्या हुआ, ये थोड़े नजदीक आ गए। एग्जैक्टली ये वो एंगल होगा जहां पे दोनों एटम्स आपस में सबसे दूर होंगे, और इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं? 180 डिग्री। सहमत उस बात से? तो ये सिंपल सी बात है कि अगर दो एटम की हम बात कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम दूरी अगर रखेंगे तो 180 डिग्री पे रखेंगे। अब इसी पे मैं एक और एटम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आपके पास है 3 एटम। इन 3 एटम को ऐसे कौन से एंगल पे मैं अरेंज करूं कि इनमें मैक्सिमम दूरी हो ताकि हम मिनिमम रिपल्शन मेंटेन कर सके। सोच लो आप। तो आपने जो सोचा होगा, हो सकता है आपने ये सोचा हो ऐसा 90 डिग्री पे, लेकिन अगर आपने इसको ऐसा सोचा है तो आप काफी ज्यादा गलत हो। आप इनको दूर मेंटेन करना चाहते हो, 180 तक आप आ गए थे। अब मैं तीसरा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एटम, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही ये आया होगा तो वो इस पर भी रिपल्शन बनाएगा, इस पर भी रिपल्शन कराएगा, और रिपल्शन के कारण ये दोनों थोड़े से झुक जाएंगे और ये जो तीनों एंगल है अब बराबर से हो जाएंगे। और बराबर से हो जाएंगे तो ये ओवरऑल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 को हम 3 में डिवाइड करते तो कितना आ गया? 120। हाँ, तो ये तीनों एटम जो हैं ये आपस में 120 डिग्री की दूरी पर रहेंगे और इस शेप को हम नाम देंगे ट्रायगोनल प्लेनर। ये तीनों ऐसे ही तो रहेंगे। ट्रायंगल क्यों बोला? तुम तीनों एटम को जोड़ दो एक ट्रायंगल बनेगा। और प्लेन क्यों बोला? ये एक ही प्लेन में तो है, तो इस शेप का नाम क्या हो गया? ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें तीनों एंगल हमारे 120 डिग्री के हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने 3 तो अरेंज कर लिए थे, हम एक और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 3 हो गए थे भाई हमारे 120 पे, कुछ इस तरह की चीज आ गई थी। अब अगर हम एक और इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपने क्या सोचा होगा कैसे होंगे? कि मतलब हमने तो सीधे सीधे आपको ये 4 बॉलें दे दी, इन 4 बॉलों को आप कितने एंगल पे लगाओ कि इनमें मैक्सिमम दूरी हो ताकि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। सोच लो आप आराम से, सिंपल सी बात है। अभी अपन ट्रायंगल प्लेनर पे आ गए थे, 120 डिग्री पे लगा दिया था। आपने सोचा होगा कि इनको 90-90 डिग्री पे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90-90 डिग्री पे लगा दिए, कुछ स्क्वायर जैसा कुछ बन जाएगा, ऐसा सोचा होगा आपने। और अगर आपने ऐसा सोचा तो ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। हाँ, गलतफहमी क्यों? मतलब सोचा सही लेकिन तरीका गलत था। अपन कहां तक पहुंच गए थे? ट्रायगोनल प्लेन तक पहुंच चुके थे। और अगर अपन प्लेन में ही सोचते रहेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इंट्रोड्यूस करते जा रहे नहीं। आप पे फैलने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। आप 3D फिगर भी बना सकते हो। आप ट्रायंगल प्लेनर में तो पहुंच गए थे, अब इस प्लेनर में मेरे पास संभावना है कि मैं एक और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एटम। तो मैं ऊपर से भी कर सकता हूं और नीचे से भी कर सकता हूं। मान लो मैंने ऊपर से इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा? ये बाकी के जो 3 हैं ये थोड़े से इस नए एटम के आने की वजह से झुक जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेप ले लेंगे। भाई ये देखो, झुक गए तीनों के तीनों नीचे। और इस शेप को हम नाम क्या देंगे? देखो सर ये शेप कैसा बन जाएगा? ये शेप बन जाएगा कुछ इस तरह का। ये तीनों नीचे झुक गए, देखो। और इस शेप को मैं नाम दूंगा क्या? रेगुलर टेट्राहेड्रल। हेड्रल मतलब फेसेस,
इस पे 4 फेसेस है, 4 फेसेस आपको दिख रहे होंगे। हेड्रल मतलब सर नहीं होता, ये एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि ये 4 एटम इसमें निकले हुए इस वजह से। हेड्रल मतलब फेसेस। अब इसके फेसेस तुम देखो ना, इन तीनों को तुम ज्वाइन कर दो जरा, तो ये एक ट्राइंगल सा बनेगा और ये एक प्लेन बन गया इसका, एक प्लेन। इस तरह से यहां पे 3 प्लेन बनेंगे, एक इन तीनों को ज्वाइन किया, एक इन तीनों को ज्वाइन किया और एक यहां मेरे पीछे, तो 3 प्लेन ऊपर बन गए और एक प्लेन नीचे बन गया, तो 4 प्लेन्स बन गए। तो इसको अपन कहेंगे कि 4 हेड्रल बन गए, तो इसका नाम क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। और इसका एग्जैक्ट नाम क्या बोला हमने? रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एंगल बिल्कुल सेम हैं। देखो अभी हमने इसको ऊपर रख रखा है, अब हम इस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो भी देखो वही चीज तो बन गई। हम इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, हम इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, हर बार सेम ज्योमेट्री ही तो आ रही है। और जब किसी को भी पकड़ लो, कुछ भी बना लो, रेगुलर ही तो है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या? रेगुलर टेट्राहेड्रल। सारे के सारे एंगल यहां पे 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। क्लियर है? अच्छा, हम सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें टोटल एंगल कितने हैं 109 डिग्री 28 मिनट के, बताओ आप। तो आपने सोचा होगा क्या कि भाई, और सिंपल सी बात है, 4 एटम यहां पे लगे हुए हैं तो 4 एंगल होने चाहिए। तो यही आपने सोचा होगा 109 डिग्री 28 मिनट के यहाँ पे 4 एंगल होंगे, और यहीं पे आपने कर दी बकवास। एक्चुअली यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल है। अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। देखो जरा, इस ऊपर वाले एटम को पकड़ लिया आपने, अब इस ऊपर वाले एटम से ये वाला एटम कितने एंगल पे है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये तीनों ही तो 109 डिग्री 28 मिनट है। 3 एंगल तो ये हमने गिना दिया आपको, एक ये वाला, एक पीछे के 2। 3 एंगल तो ऊपर होगा 109 डिग्री 28 मिनट के, और ये वाला एटम और ये वाला एटम भी तो आपस में 109 डिग्री 28 मिनट का बनाएगा, और ये वाला एटम और ये वाला एटम भी तो बनाएगा, और ये वाला एटम और ये वाला एटम भी तो बनाएगा। तो 3 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल क्या मिल गए? नीचे मिल गए। तो ये सवाल आ चुका है पास्ट ईयर्स में कि भाई यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल तो हैं, लेकिन कितने हैं? तो अक्सर लोग उसको 4 पे टिक कर देते थे, लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पे ओवरऑल एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे 6 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल्स हैं। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी कार्बन की क्या क्या ज्योमेट्री हो सकती है। सबसे पहले अपन किस पे आए थे? अगर 2 हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री के एंगल पे ये अप्लाई होंगे, और इसको अपन क्या कहेंगे? शेप। एक लाइन में है ये, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर शेप। उसके बाद क्या आ गया था? इसका शेप अपन ने क्या दिया था? ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां पे 3 एंगल हैं और तीनों ही 120 डिग्री के हैं, और ये क्या बना रहा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद जब हमने चौथा इंट्रोड्यूस किया था तो वो ये क्या था? रेगुलर टेट्राहेड्रल। 109 डिग्री 28 मिनट है, और यहाँ पे एक खास बात ये है कि वो 6 एंगल है हमारे पास। ठीक है, चलो अब आज का मुद्दा पूरी तरह से समझ गया। बस हमें ये था कि ये सोचना सिखाना था कि किस तरह से अपन को इन मॉलिक्यूल्स को सोचना है। क्लियर है? अब आपको अगले 15 मिनट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये बता देते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होती है। तो इनसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। सारी सिंगल बॉन्ड्स, जितनी भी सिंगल बॉन्ड होती है, सारी की सारी सिग्मा से डिनोट की जाती है। ठीक है? सिंगल के बाद अगर डबल आ गई तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पाई आ चुकी है। देखो जरा, यहां तो ये सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? सिग्मा। और यहां पे एक सिग्मा हो जाएगी और एक पाई हो जाएगी। एक सिग्मा एक पाई क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के पहले कभी ना कभी वो सिंगल बॉन्ड रहा होगा, और सिंगल बॉन्ड के बाद ही वहां पे डबल बॉन्ड आई होगी। तो सिंगल बॉन्ड को तो अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद अपन ने इसमें एक पाई लगा दी तो इसको अपन ने बोल दिया पाई। और यहां पे भी क्या? एक सिग्मा, बाकी की 2 पाई। देखो जरा, चलो आगे चलते हैं अपन। ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ो जरा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिसाइड द शेप। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल बकवास है, ये आ चुका है और लोगों ने पाई पे टिक कर दिया था। तो याद रखना, पाई बॉन्ड का शेप डिसाइड करने में मॉलिक्यूल के जरा सा भी योगदान नहीं रहता, और इस बात की गांठ बांध लेना। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करता है, ये चीज याद रखना। चलो देखो, कार्बन की जब बात करते हैं अपन तो पाई बॉन्ड का कोई लेने देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हमारा शेप डिसाइड करेगा। अब सिग्मा बॉन्ड अपन गिनेंगे कार्बन में तो 3 तरह के सिनारियो होंगे।
वहां पे 2 सिग्मा हो सकते हैं, 3 सिग्मा हो सकते हैं और 4 सिग्मा हो सकते हैं। इनको कुछ इस तरह से देखो, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, है ना। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो तुम्हें पूरा हिसाब किताब समझ में आ गया कि 2 लोग जब आपस में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, 3 लोग आपस में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, और 4 लोग जब आपस में रहेंगे तो कैसे रहेंगे। इसमें तो हमें नहीं लगता कोई दोहराई होनी चाहिए, है ना। तो अब इसी पे अपन हाइब्रिडाइजेशन में बात करना चाह रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में बात करने से पहले मैक्सिमम जगह हम पे कितने लोगों की है, 4 लोगों की। तो अपन ने 4 कुर्सियां रखी। अब इन 4 कुर्सियों का सिनारियो ये है कि हमेशा पहली वाली पे एस ही बैठेगा और बाकी की 3 पे पी ही बैठेगा। ये चीज याद रखना, पहली वाली पे सिर्फ एस और बाकी की 3 पे पी ही बैठेगा, है ना। मान लो उनने कहा कि तुम्हें सिर्फ 2 लोग बिठाने हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया तुम्हारा, एसपी। मान लो उनने कहा तुम्हें 3 लोग बिठाने हैं, तो तुम किन की बात कर रहे हो, इन तीनों की, 3 कुर्सी, शुरुआत की 3 कुर्सी। तो क्या हो गया, एक एस 2 पी, यानी कि sp2। और मान लो उनने सबकी बात कर ली कि तुम्हें चारों को बिठा दो, तो ये चारों का हिसाब किताब क्या हो गया, sp3। तो यहां पे हम जब 2 की बात करेंगे तो 2 कुर्सियों बिठाना है, तो पहली वाली पे तो हमेशा s बैठेगा और बचे हुए पे p बैठेगा। मैक्सिमम 4 कुर्सी डाल रहे अपन हाल फिलहाल में, देखो सर। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। उसी तरह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp2। यहां पे 3 लोग बैठाए, एक पे तो s बैठेगा, बाकी के 2 पे कौन बैठेगा, p बैठेगा, तो sp2। और यहां पे अपन ने चारों बैठा दिए, तो पहले पे तो s बैठेगा ही, बाकी के 3 पे कौन बैठेगा, p। तो यहां पे अपन ने बोल दिया sp3। अच्छा, यहां पे ये चीज याद रखना कि अपन बोल इसको sp2 रहे हैं, लेकिन कभी भी गलती से इसको इस तरह से लिखना मत, यहां पे sp2 मत लिखना। ये इस चीज को ये लिखोगे इसी तरह से स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखोगे, लेकिन बोलोगे क्या, sp2। और यहां भी क्या बोलोगे, sp3। ये लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे इसको, sp3। क्लियर है, चलो। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जब 2 लोगों को अपन मैक्सिमम दूरी और मिनिमम रिपल्शन मेंटेन करना चाहेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 लोगों के संग क्या हो जाएगा, अभी हाल देखा अपन ने, इसको प्रूव किया, 120 डिग्री। और 4 लोगों में क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात क्लियर है, चलो। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल 180 पे कितना हो गया था, अभी देखा था अपन ने, लीनियर। 120 डिग्री पे क्या हो गया था, ट्रायगोनल प्लेनर। 3 लोगों को अपन ने अरेंज किया था, और 109 डिग्री 28 मिनट में अपन ने 4 लोगों को अरेंज किया, तो क्या हो गया था, रेगुलर टेट्राहेड्रल आ गया था। अपन कार्बन की बात कर रहे हैं, क्लियर है। हमें नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी, अगर शुरू के 5 मिनट आपने ध्यान से लेक्चर को देख लिया था। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, 2, 3 और 4 की अपन बात कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ने पूछ लिया, मतलब ये पूछ रहे हैं, अपन ने कुर्सी रखी थी, मैक्सिमम कुर्सियां 4 थी, 2 भी बिठाने का मन है तो sp, 3 बिठाने का मन है तो sp2, 4 बिठाने का मन है तो sp3। ये पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा इनमें। बहुत ही तुच्छी सी बात पूछी इनने, बहुत ही छोटी सी बात। यहां पे 2 कुर्सियां हैं, एक पे एस बैठा है, एक पे पी बैठा है, तो ये एस का परसेंटेज कितना हो गया, एस का हिसाब इसमें कितना आया, आधा। 2 कुर्सियां थी, उसमें से एक की हिस्सेदारी एस की है, तो 1/2। तो परसेंटेज में उसको बोल दे तो ये 50%। यहाँ पे हिस्सा किसका है, एस का। उसी तरह से यहाँ पे टोटल कुर्सियां कितनी है, 3। 3 में से एक एस की, तो एस का हिसाब कितना आ गया, 1/3। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 33.33%। और साफ साफ दिख रहा होगा यार, यहाँ पे एस, यहाँ पे 1/3 पोजीशन ही तो है, मतलब 33.33% ही तो है। और यहाँ पे भी 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग में से एक का हिस्सा एस का है, तो ओवरऑल परसेंटेज या तो बोल दो 25% है, या तो बोल दो हाँ भाई 4 कुर्सियां में से एक कुर्सी एस की थी, तो 1/4 हिस्सा इसका हुआ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एसपी में वो एस कैरेक्टर पूछेंगे तो अपन क्या बोल देंगे, 50%। sp2 में बोल देंगे तो क्या बोल देंगे अपन, 33.33%। और sp3 में बोल देंगे तो क्या बोल देंगे अपन, 25%। s की हिस्सेदारी का परसेंटेज बता दो हमको, वो ये पूछ रहे हैं। और ये परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जीओसी में काफी काम आएगा। s कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या संबंध है ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स अपने जीओसी पे ही शुरू होने वाले हैं। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे हम इस पे काफी डिटेल में बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे। तो
ये बीओसी का जो भी हमने सिनारियो बनाया है 10 लेक्चर्स का, जो कि यूट्यूब पे भी पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा तक पहुंचना चाहते हो। बहुत ही बेसिक बेसिक बातों, बेसिक बेसिक चीजों पे अपन ने डिटेल में बातें करी, ठीक है। सारे मिनी कंसेप्ट है छोटे छोटे, कौन कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, आईएचडी क्या है, एल्केन कैसा हो सकता है, एल्कीन कैसा होता है, एल्काइन कैसा हो सकता है, इन पे अपन ने तरह तरह की चर्चाएं करी। अपन डायरेक्ट चैप्टर भी शुरू कर सकते थे, लेकिन 10 दिन अपन इनमें इन्वेस्ट क्यों करें? 10 दिन अपन ने इस पे इसलिए इन्वेस्ट करे ताकि अब जो भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, या फिर 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, तो पूरा का पूरा हिसाब किताब अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो सब धरा का धरा रह जाएगा। ये कोर है पूरा का पूरा कि अगर आपकी ये स्ट्रांग है तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सब चीजें समझ पाओगे। कुछ भी याद नहीं करना, हर चीज लॉजिकली बेस्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बदनाम है इसलिए कि भाई हर चीज याद करो, उसमें रिएक्शन याद करो। मैं आपको वादा करता हूं इस चीज का, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगले 2 से 3 महीने में अपलोड करूंगा और आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। एक रिएक्शन भी आपको याद करनी पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं आज बोल रहा हूं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरह से बदनाम है उसी तरह से इसका नाम भी करते हैं अपन धीमे धीमे, चलिए आने वाले समय में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जीओसी शुरू करते हैं और वो अब रेगुलर लेक्चर्स मेंटेन होंगे। एक्चुअली कुछ समय से हम बिजी चल रहे थे, मैंने सोचा था बीओसी अपन रेगुलर लेके जाएंगे, लेकिन अब जीओसी रेगुलर अपन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।